सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 124। पहला प्रश्न। एक भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। बी. वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। सी. परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। डी. आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। इस प्रश्न का उत्तर है सी। पारमिता शब्द बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और यह विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म में उपयोग होता है। यह शब्द पूर्णता या संपूर्णता के अर्थ में है और बोधिसत्व, जो कि बुद्धत्व प्राप्ति की ओर अग्रसर है, के पथ पर चलते हुए उन गुणों या सिद्धियों को दर्शाता है जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है। इन पारमिताओं में दान, शील, आचरण, धीरज, धैर्य, ध्यान और प्रज्ञा शामिल होते हैं, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न। दो भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 1. महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। 2. सहमति की आयु। 3. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। 1884 का रखमाबाई मुकदमा एक महत्वपूर्ण मुकदमा था जो भारतीय महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा था। यह मुकदमा एक युवा लड़की रखमाबाई के विवाह और उसकी सहमति के अधिकार पर केंद्रित था। रखमाबाई ने अपनी शादी से असहमत होकर कोर्ट में चुनौती दी थी, जिससे सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का मुद्दा सामने आया। इस मुकदमे ने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा की और यह दाम्पत्य अधिकारों और सहमति की आयु के मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ए. नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। बी. नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। सी. नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। डी. उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। इस प्रश्न का उत्तर है बी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास मुख्य रूप से नए रंगों और सिंथेटिक दवाओं के आविष्कार के कारण हुआ। नील की प्राकृतिक उत्पादकता की तुलना में नए रासायनिक रंग और संश्लेषित रंग कम लागत में अधिक प्रभावी साबित हुए। इसके अलावा पश्चिमी देशों में नील के उत्पादक क्षेत्रों में इन नए रंगों की वजह से नील की मांग घट गई, जिससे भारत में नील की खेती का व्यवसाय सिमट गया। अगला प्रश्न। 4. वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ए. उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी. वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी. वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी. वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर है डी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति का प्रशिक्षण देना था। यह कॉलेज ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक कार्यों में सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया गया था, ताकि वे भारतीय समाज और उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ सकें। इसके माध्यम से वे भारतीय भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर सकते थे, जो भारतीय प्रशासन में उनकी भूमिका को अधिक प्रभावी बना सकता था। अगला प्रश्न। 5. भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ए. 1857 के विद्रोह का। बी. 1921 के मापिला विद्रोह का। सी. 1859 से 60 के नील विद्रोह का। डी. 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। इस प्रश्न का उत्तर है डी।
उलगुलान या महान उपद्रव बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में हुआ एक बड़ा आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए संगठित किया और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और जमींदारों की शोषण नीतियों का विरोध किया। इसे उलगुलान कहा गया, जिसका अर्थ है महान संघर्ष। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न 6 प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। 2 अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। 3 कालिदास चंद्रगुप्त टू से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। 1 पाणिनि प्राचीन भारतीय व्याकरण आचार्य थे जो मौर्य काल के दौरान थे और पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे। पाणिनि का काल शुंग वंश के समय से पहले था। 2 अमर सिंह को हर्षवर्धन के दरबार का साहित्यकार माना जाता है, लेकिन उनका संबंध हर्षवर्धन से है, ना कि वे कालिदास से। 3 कालिदास महान संस्कृत कवि और नाटककार थे, जिनका कार्य चंद्रगुप्त टू के समय में हुआ था। कालिदास की रचनाएं इस काल के राजकीय दरबार से जुड़ी थीं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश। इसलिए केवल कथन 3 सही है। अगला प्रश्न 7 मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? ए इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग। बी शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण। सी स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास। डी संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। इस प्रश्न का उत्तर है डी। प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर एक जैव चिकित्सा तकनीक है जिसका उपयोग आनुवंशिक रोगों को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें एक महिला के अंडाणु में से नाभिक न्यूक्लियस हटाकर एक स्वस्थ डोनर अंडाणु से नाभिक लिया जाता है और फिर इसे अंडाणु में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य माइटोकॉन्ड्रियल रोगों जैसे कि सूत्रकणिका रोग को रोकना है, जो कि मां से बच्चे में माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से जाते हैं। इससे संतान में इन आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। अगला प्रश्न 8 विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? 1 औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। 2 सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। 3 रोगों का निदान। 4 टेक्स्ट से स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। 5 विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2, 3 और 5। बी केवल 1, 3 और 4। सी केवल 2, 4 और 5। डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है बी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है। 1 औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना एआई ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों में उपयोग होती है, जहां यह ऊर्जा खपत का विश्लेषण कर स्वचालित रूप से सुधारात्मक कदम उठाती है। 2 रोगों का निदान एआई तकनीकें जैसे मशीन लर्निंग डॉक्टरों की मदद के लिए रोगों का निदान करने में प्रभावी रूप से काम करती है। 3 टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन एआई का उपयोग टेक्स्ट टू स्पीच प्रणालियों में होता है, जैसे वॉयस असिस्टेंस और अनुवाद उपकरणों में। हालांकि सार्थक लघु कहानियां और गीतों की रचना और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण एआई की वर्तमान क्षमताओं में नहीं आते। अगला प्रश्न 9 दृश्य प्रकाश संचार वीएलसी तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 वीएलसी 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्घ्यों का उपयोग करती है। 2 वीएलसी को दीर्घप्रासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है।
3 VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। 4 VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3। बी केवल 1, 2 और 4। सी केवल 1, 3 और 4। डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्ध्यों का उपयोग करती है। यह सत्य है क्योंकि VLC तकनीकी दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का उपयोग करती है जो इस तरंगदैर्ध्य रेंज में आता है। VLC को दीर्घप्रासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। यह कथन गलत है। VLC का उपयोग दृश्य प्रकाश के माध्यम से डेटा संचार के लिए होता है, न कि दीर्घप्रासी इंफ्रारेड के लिए। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। यह सही है। VLC में उच्च डेटा ट्रांसफर रेट्स होते हैं, जिससे यह ब्लूटूथ से तेज हो सकता है। VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। यह भी सही है। VLC में प्रकाश का उपयोग होता है और यह रेडियो तरंगों की तुलना में बहुत कम व्यतिकरण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न 10 ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। 2 ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टोकरेंसी के विषय में है। 3 ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1। बी केवल 1 और 2। सी केवल 2। डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। यह कथन सही है क्योंकि ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक और विकेंद्रीकृत खाता है जिसे कोई भी देख सकता है, लेकिन इसे कोई भी व्यक्ति अकेले नियंत्रित नहीं करता। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टोकरेंसी के विषय में है। यह गलत है क्योंकि ब्लॉकचेन का उपयोग केवल क्रिप्टोकरेंसी के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अन्य प्रकार के डेटा जैसे स्मार्ट अनुबंध, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आदि को भी स्टोर और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। यह भी सही है क्योंकि ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी डेवलपर इसे बिना अनुमति के इस्तेमाल और नए अनुप्रयोग विकसित कर सकता है।